नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकार। एक इंसान की आजाद जिंदगी जीने के लिए कुछ मौलिक अधिकार की जरूरत पड़ती है। वह सारे अधिकार भारत का संविधान हर नागरिक को देता है। भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में निहित मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिक के रूप में शांति और सद्भाव से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो एक आम आदमी के पास मूलतः 6 मौलिक अधिकार होते हैं, जो भारत में संविधान के द्वारा उनको दिए गए हैं। समानता का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो शुरू करते हैं राइट टू इक्वालिटी से। देखिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, जो धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान से परे सभी के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है। इसको अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि 5 अनुच्छेदों में परिभाषित किया गया है। तो पहले जानते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून की नजर में सभी लोगों को एक समान मानता है, जो राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित न करे। इस प्रावधान में कहा गया है कि कानून के सामने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 यह अनुच्छेद किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। यह अनुच्छेद नागरिकों के धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा किए जाने वाले हर भेदभाव से सुरक्षित रखता है। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों के लिए राज्य सेवा में समान रोजगार के अवसर प्रदान करता है, यानी कि किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक रोजगार या नियुक्ति के मामले में नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा पर रोक लगाता है, क्योंकि छुआछूत को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई भी मामला मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करता है, जिससे कि भारत का हर एक नागरिक एक समान हो। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, इन सब को निरस्त कर दिया गया है। अभी दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। भारतीय संविधान नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21A और 22 में दिया गया है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। पहला है अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति और भाषण की गारंटी देता है। दूसरा, एकत्र होने की स्वतंत्रता। राज्य सरकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने की यानी इकट्ठा होने की गारंटी देता है। हालांकि सारे मामलों में देश की संप्रभुता और अखंडता तथा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तीसरा इसमें है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता श्रमिकों को यानी जो कामगार हैं ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार देता है। हालांकि पुलिस अधिनियम बल 1966 में पुलिस कर्मियों को ट्रेड यूनियन बनाने से रोकता है। जिसमें चौथा है स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। भारत का नागरिक भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से बिना किसी रोक टोक के घूम सकता है। पांचवा, निवास की स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने का अधिकार है। और छठवां है पेशे की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है, बशर्ते कि व्यापार या व्यवसाय अवैध या अनैतिक न हो, यानी कि जो चीजें बैन है भारत में वो उसका व्यापार न करे। इसमें दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। यह अनुच्छेद अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कानून द्वारा अपराध घोषित न किया गया हो और एक ही गुनाह के
लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है और कानून द्वारा निर्धारित सजा से भी अधिक सजा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 20 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हर एक इंसान को जानने के लिए। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। यह अधिकार तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। इस अधिकार के पीछे का विचार है मनमाने ढंग से हिरासत और गिरफ्तारी से रोकना है। अनुच्छेद 22 में 3 भाग हैं, जिसमें से कि पहला है हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है और उसे वकील से परामर्श करने के अधिकार से भी वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको उसके वकील से मिलने से भी नहीं रोका जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। पॉइंट नंबर 3, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि ये सुरक्षा उपाय कुछ निम्नलिखित पर लागू नहीं होता। पहला, दुश्मन एलियंस। दूसरा, निवारक निरोध कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए लोग। अगर यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया है, मौलिक अधिकार आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा अभी हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि एक आम आदमी को संविधान की तरफ से 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हम अपनी पिछली वीडियो में राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम्स के बारे में जान चुके हैं। तो अपने इस वीडियो में हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको आर्टिकल 23 और 24 में परिभाषित किया गया है। ये महत्वपूर्ण अधिकार है जो हर नागरिक को किसी भी तरह से जबरन मजदूरी से सुरक्षा की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 23 को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका अनुच्छेद 23(1) में है, इसमें मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पर प्रतिरोध किया गया है, यानी कि किसी भी इंसान की तस्करी नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी से भिक्षा मंगवा सकते हैं। और जो लोग मजदूरी कर रहे हैं और उसमें सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित राशि से अगर उनका मालिक उससे कम राशि उनको दे रहा है, तो वो पुलिस में इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जबरन मजदूरी की श्रेणी में ही आएगा। अनुच्छेद 23 का दूसरा भाग, इसमें यह है कि अगर सरकार चाहे किसी से भी कोई भी सरकारी काम करवा सकती है, जैसे कि मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, ये सब, लेकिन इसमें सरकार धर्म, जाति, वर्ग या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। और ये कार्य करवाने के लिए सरकार आपको पैसे देगी या नहीं देगी, ये सरकार के ऊपर है। आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24, इस अनुच्छेद में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान में काम नहीं करवाया जा सकता है। हालांकि गैर खतरनाक कार्यों में बच्चों को नियोजित करने की अनुमति है। हमारा चौथा फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 यानी 4 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। भारत का संविधान न केवल व्यक्तियों को बल्कि भारत में धार्मिक समूहों को भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें से कि अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अपने आराध्य या किसी भी धर्म को मानने और उस धर्म के प्रचार की गारंटी देता है। हालांकि ये सारी स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। हर किसी को अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन राज्य सरकार धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में कानून बना सकती है और राज्य सरकार किसी भी धार्मिक प्रथा से जुड़ी किसी वित्तीय यानी फाइनेंशियल, आर्थिक, राजनीतिक या धर्म निरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित या फिर प्रतिबंधित भी कर सकती है। यानी कि अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि ये संगठन उनके द्वारा बनाए गए कानून को या रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो राज्य सरकार उस धार्मिक संगठन को प्रतिबंधित कर सकता है। ये सारे अधिकार संविधान के द्वारा राज्य सरकार को दिए गए हैं। आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे, जिसमें से कि पहला है किसी को भी धार्मिक संस्थान बनाए रखने का अधिकार है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को आजादी है कि वह उस संस्थान को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है या फिर यानी कि बनाए रख सकता है। तीसरा पॉइंट है
वह व्यक्ति कानूनी तौर पर उस चल और अचल संपत्ति को प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन इसमें चौथा पॉइंट ये बताता है कि उस प्रॉपर्टी को कानून के हिसाब से रखना होगा, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर रहा है, अपने पास रख रहा है, उसकी सारी रिपोर्टिंग वो गवर्नमेंट को करेगा। आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27 के अनुसार अगर किसी संगठन का पैसा सीधे तौर पर धर्म के लिए या धर्म के प्रचार में किया जा रहा है तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती, यानी कि धर्म में प्रयोग किए जाने वाले पैसे पर सरकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगला आर्टिकल 28, यह अनुच्छेद धार्मिक समूहों द्वारा संचालित शिक्षक संस्थान को आजादी देता है कि वो वहाँ पर धार्मिक पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि जैसे गुरुकुल, मदरसा, इन सारी जगहों पर आप धार्मिक पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसमें एक पॉइंट और है, अगर किसी धार्मिक संस्थान को गवर्नमेंट पैसे दे रही है उसको चलाने के लिए, उस संस्थान में एडमिशन लेने के लिए आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसमें जो चाहे वो एडमिशन करवा सकता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी जाति का। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जैसा कि अभी हम पिछली 2 वीडियो से फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम 4 फंडामेंटल राइट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अभी इस वीडियो में हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसको आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है और भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों की इन अधिकारों को गारंटी देता है ताकि इस देश में विविधता सुरक्षित रहे। अल्पसंख्यकों सहित सभी समूहों को अपनी संस्कृति की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो आर्टिकल 29 को 2 भागों में परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 29A में बताया गया है कि यह भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। और आर्टिकल 29B ये बताता है कि राज्य अपने द्वारा बनाए गए शैक्षिक संस्थानों में या उनसे सहायता प्रदान करने वालों को केवल मूलवंश, धर्म, जाति, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। जैसे हमारे भारत का मदरसा बोर्ड है, जिसको कि भारत सरकार से या फिर राज्य सरकार से ऐड दिए जाते हैं। तो मदरसे के अंदर आप किसी को भी किसी जाति, धर्म या फिर भाषा के आधार पर आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। तो उसमें कोई भी धर्म का चाहे तो एडमिशन करवा सकता है। तो हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में 6 धर्मों को अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें से कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 30, यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान को बनाने और संचालित करने के लिए दिया जाता है। आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30 को शिक्षा अधिकारों का चार्टर भी कहा जाता है। अनुच्छेद 30 को भी 2 भागों में परिभाषित किया गया है, जिसमें से कि पहला है सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उसको कंट्रोल करने का पूरा अधिकार देता है। और आर्टिकल 30 का दूसरा भाग है राज्य सरकार शिक्षा संस्थानों को सहायता प्रदान करने के समय किसी भी शैक्षणिक स्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर ही आधारित हो। अभी जो हमने बताया कि अल्पसंख्यक किसको किसको माना गया है, तो धर्म को तो माना गया है, लेकिन अगर किसी राज्य में किसी भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, उनको भी अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक धर्म और भाषा के आधार पर बनाया गया है। और वो भाषा बोलने वाला अगर चाहे हिंदू धर्म का भी हो, क्योंकि भारत हिंदू बहुल देश है, तो अगर वो भाषा बोलने वाला हिंदू धर्म का भी होगा तो उसको भी अल्पसंख्यक कैटेगरी में ही रखा जाएगा। चलिए हम लास्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32, 33, 34 और 35 में बताया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान उसको उपचार की गारंटी देता है, यानी कि संविधान हमारा उस मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने की पूरी तरह गारंटी देता है। सरकार किसी के अधिकारों का उल्लंघन या फिर उस पर रोक नहीं लगा सकती। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट जारी कर सकता है। तो हम जानते हैं रिट क्या है। रिट भारत
के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी वो लिखित आदेश है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से बचाने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करते हैं। एक रिट याचिका अनिवार्य रूप से असाधारण समीक्षा के लिए एक अदालत की याचिका है, जिसमें ऊपरी अदालत को निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाता है। भारतीय कानून प्रणाली के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और सभी राज्यों की न्यायिक उच्च न्यायालयों को दिया गया है। यानी कि सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, आर्टिकल 32 to 35 में ये प्रावधान है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।